कोई बताएगा कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ है? स्ट्रेस की वजह से साइलेंट किलर है ब्लड प्रेशर। हाँ भाई, ओएस बताएगा, ओएस बीपी का रहता है तो ज़्यादा टेंशन है। हाँ, जो चल रहा सिनेरियो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशन है, इंसान को बहुत सारा स्ट्रेस है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जो एक हमारा हाइपरटेंशन ली है, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन का एक स्टडी 2023 का सर्वे, उसके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ऑलमोस्ट 75% जो पेशेंट है उनको पता ही नहीं ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। नहीं, वो तो एक अलग बात है ना कि हाइपरटेंशन किस वजह से। एक हाइपरटेंशन खुद क्या चीज़, खतरनाक चीज़ है। I would like to add, being a gynecologist और हाँ। फीमेल पॉपुलेशन को डील करना है, people take it very lightly। वो लगता है कि आज स्ट्रेस हुआ, हाँ। उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ा, हाँ। फिर वो खुद ही सही हो गया, या कभी बीपी ज़्यादा होता है तो गोली खा लेते हैं। रहता है तो वो नॉर्मल है। हाँ, ये चल के आते हैं, स्ट्रेस हो जाता है तो नॉर्मल है। They don't realize this gravity of the वो दवा situation। छोड़ देते हैं, मेडिकेशन छोड़ देते हैं। मेरी डेफिनेशन जो है ना ब्लड प्रेशर की, वो आप सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। एक लड़का था, उसका एक दोस्त था, वो जब भी कोई गलत काम करता तो कहता भाई तुम गलत कर रहे हो, तो उसको बुरा लगने लगा कि यार ये क्या है, ये मुझे हर बात में टोक देता है। जब भी मेरे को काम करता नहीं गलत है, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम कहीं जगह पे गलत करने जा रहे हो। तो वो उसके लिए दोस्त अच्छा था बुरा था? उसके लिए अच्छा था, लेकिन आपको वो बुरा लगा। मेरी डेफिनेशन में ब्लड प्रेशर हमारा दोस्त है। बॉडी में कभी भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस होगा, चाहे शुगर बढ़ी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाए, जो कि एक आपके फ्रेंड की तरह आपको बता रहा है कि भाई बॉडी में कुछ गड़बड़ है, उसको सुधारो। हमारे क्या होता है, फौरन आ जाते हैं अस्पताल में, डॉक्टर बीपी की दवाई लेके भेज देता है, चलो दवाई खा लो। बल्कि डॉक्टर के पहुंचने पहले वो कहता है मैंने एक गोली थी, जबान नीचे रख कर आ गए, हालांकि वो जबान नीचे रखने की नहीं होती, पहले भी हमारे से प्रैक्टिस थी। ब्लड प्रेशर तो आपका दोस्त है, वो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में, भाई उसको ट्रीट करो, ना कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करो। मैं जब तक 100% श्योर नहीं हो जाता कि ये ब्लड प्रेशर जो है ये रिवर्सिबल फैक्टर में है या क्या है, मैं बीपी को ट्रीट करता ही नहीं। मैं कहता हूँ अपना कॉज रिमूव। ठीक है, तो इसी मौजूद पे आज हम बात करेंगे। पहले अब एक पेशेंट आया है हमारे पास, उसकी 140/85 की रीडिंग आ रही है। पहले तो मुझे बताएं इस रीडिंग को कौन कौन ट्रीट करेगा, वो हाथ उठा ले जो जो उसको ट्रीट करेगा। 140/85 का ब्लड प्रेशर आया है पेशेंट का, कौन कौन इस ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेगा, वो हाथ उठा लें। आप ट्रीट करेंगी, आप 2 लोग ट्रीट करेंगे, वेरी गुड। और कोई ट्रीट करेगा? अच्छा, जो लोग ट्रीट नहीं करेंगे वो हाथ उठा लें, जो कहते हैं नहीं हम इस ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करेंगे। 1 2 लोग ट्रीट नहीं करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी हम क्यों करें, हमारा काम ही नहीं है यार, देखो डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं। ये एक ऐसी रीडिंग है जो कि कॉमनली हमें ईआर में भी देखने को मिलती है, ओपीडी को भी देखने को मिलती है, और अक्सर तो हमारे फोन पे मैसेज बज रहे होते हैं, डॉक्टर साहब इतना बीपी है क्या करना है। इस बीपी को कौन ट्रीट, आधे लोगों ने कहा ट्रीट करें, कुछ लोग कह नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे। भाई ये अगर रीडिंग आई है तो आपका पहला सवाल क्या होना चाहिए था, डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पेशेंट तो बताएं, पेशेंट को हाइपरटेंशन पहले से थी नहीं थी, पेशेंट जो है वो डायबिटीज है नहीं है, पेशेंट को क्या पहले कोई हार्ट की डिजीज हुई है नहीं है, पेशेंट का क्या ये फर्स्ट रीडिंग है इसका इतना बीपी आया, या इसको बीपी ऑलरेडी इतना रहता है, क्या ये पहले से 3 ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेता था या 2 दवाइयां लेता, उस पर रीडिंग आई है। हमारे क्या होता है, कुछ पूछते नहीं, बीपी इतना ज्यादा है दवाई लिखो चले जाओ और ये टेस्ट करा लेना। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अंग्रेजों ने बता दिया 120/80 नॉर्मल बीपी है। इज इट पॉसिबल कि जो बच्ची हमारी बैठी है इसका 120/80 होगा और मेरा भी 120/80 होगा? नहीं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका बीपी अलग होगा और मेरा बीपी अलग होगा। तो हमेशा के इनके जहन में रखें कि जो रीडिंग हमने याद कर ली है कि 120/80 बीपी होना चाहिए, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन कि भाई किस पेशेंट को हमने ट्रीट करना है, किसको नहीं करना, किसको क्या डोज देनी है। सिर्फ बीपी की रीडिंग देखकर उसको ट्रीट करना ना, फिर बहुत से और भी फैक्टर इनके बारे में बात करें। डॉक्टर साहब एक मिनट मैं एक चीज पूछूं सर, कि हमारे एक वो थे जानने वाले फिजिशियन, वो ये मतलब कहते थे कि आजकल जो हालात हैं, जो मतलब ट्रैफिक का और स्ट्रेस, तो वो कहते थे कि 5 डिग्रीज तो हम वैसे ही उसको मतलब कर देते हैं, ऐसा है उनके? सर इसके बारे में भी बात करेंगे। एक टॉपिक है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का, वो हमारे टॉपिक इस वजह से रखा गया है कि जो अस्पताल में मरीज आते हैं बाहर की धूल मट्टी से गर्मी में बैठे हुए, डॉक्टर साहब को देखते, डॉक्टर साहब गुस्से में उनको देखते वैसा उसका बीपी बढ़ गया है, तो वो बारे में हम ये टॉपिक आपका जो वो मैंने डिस्कस रखा है। तो पहली बात क्या हुई, अगर ये बीपी की रीडिंग आई है हमने तो क्या करना है, हमने बाकी चीजें देख के उसको ट्रीट करना है। अब यहाँ से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। अभी जो 2025 की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं,
कि उसमें उन्होंने बताया है कि ब्लड प्रेशर की क्या क्या नॉर्मल रीडिंग्स हैं, किस में हम स्टेज 1 कहते हैं, किस में स्टेज 2 कहते हैं, और इसमें किसी में हम कहते हैं कि यह अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में जा रहा है। अगर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ये दोनों से कम है तो इट्स अ नॉर्मल, ठीक है। एलिवेटेड कब कहते हैं? अगर 121 से 129 तक जा रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेकिन डायस्टोलिक ठीक है, तो हम कहते हैं ये एलिवेटेड है, थोड़ा भी बढ़ा हुआ है। फिर हम कहते हैं हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में कि एक पेशेंट है जिसका 130 से 139 तक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 टू 89 के दरमियान आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ये मैं आपको 2020-25 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस बता रहा हूँ। उसके बाद स्टेज 2 में हम कौन से कहते हैं? जो कि 140 को क्रॉस कर जाएं और 90 को क्रॉस कर जाए डायस्टोलिक, वो स्टेज 2 में आ जाते हैं। अगर ये रेंज क्रॉस कर रही हैं और उसके साथ पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो रही है तो हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। ये बात क्या है कि अगर कोई भी शख्स है बीपी शुड बी कैटेगराइज्ड एज नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1, स्टेज 2 हाइपर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। पहले तो आपने ब्लड प्रेशर पेशेंट को देखा कि ये कौन सी क्लास में आ रहा है। पहला स्टेप क्या है? आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी की रीडिंग क्या है, एलिवेटेड की डेफिनेशन क्या है, स्टेज 1 की डेफिनेशन क्या है, स्टेज 2 की डेफिनेशन। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब भाई पेशेंट आया है डॉक्टर साहब घर पे बीपी, ये लंबी लिस्ट बना के लेकर आओ, एक दिन में 10 दफा बीपी चेक किया हुआ है और रीडिंग कंटिन्यू बढ़ी भी आ रही है। भाई उससे पूछा बीपी चेक कर, डॉक्टर साहब ये लेता हूँ मैं, ठक यहाँ लगाया और बीपी चेक करना। उसको पता ही नहीं बीपी कैसे चेक करना है। मैं जितने भी मरीज आते हैं कहता हूँ खुदा के पास ही घर पे जो मशीन रखी हुई है उसको ही फेंक दो या छुपा दो। आधे मरीज, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि हम लोग काम करते हैं, आधे मरीज उस बीपी की मशीन की वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए। सुबह दोपहर शाम जरा सी इससे लड़ाई हुई, नमक ज्यादा था खाने में, ले भाई बीपी चेक कर, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ आएगा। जरा से हस्बैंड वाइफ में कोई बात हुई, बीपी ले फौरन खा दो, बीपी चेक कर, बीपी बढ़ा हुआ है। ये बीपी की मशीन जो है ना, ये बहुत ज्यादा हमें नुकसान देती है इस तरीके से। अब अगर आपने बीपी चेक करना है, ये इसका मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए कि बीपी किस तरह चेक करना है। पहले तो पेशेंट की सिटिंग पोजीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये सबके लिए, ठीक है, ये मैसेज सबके लिए। पेग लगी हुई होनी चाहिए, लेग क्रॉस में नहीं होनी चाहिए, आर्म की पोजीशन बिल्कुल हाथ के सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है, और कफ का साइज हाथ के मुताबिक होना चाहिए। बीपी चेक करने से पहले आपने कोई कैफीन, कोई एक्सरसाइज ना की हुई हो, स्मोकिंग ना की हुई हो 30 मिनट बिफोर। जैसे कि सर ने कहा कि पेशेंट आया है स्ट्रेस के अंदर, बस से उतरा है, दूर चलता हुआ भागता हुआ है, पसीना आ रहा है, आप उसे बीपी चेक करने बैठ गए, नहीं। वो आप कभी भी उसको बोलो भाई थोड़ी देर बैठो, रेस्ट करो, फिर तुम्हारा बीपी चेक करेंगे। पेशेंट अभी चौथी मेरे पर नीचे ऊपर चौथी मंजिल के ऊपर चढ़ते हुए आएंगे, चिड़ियों से आ रहे हैं, आप उसका बीपी चेक करने लगे, नहीं। आपने पहले देखना है अपने कोई चीज, कैफीन तो नहीं ली हुई, एक्सरसाइज तो नहीं की हुई, स्मोकिंग तो नहीं की हुई, और पेशेंट आर्म क्या है एट द हार्ट के लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। पेशेंट शुड बी रिलैक्स सिटिंग इन अ चेयर, फीट फ्लैट, लेग्स अनक्रॉस्ड एंड बेल सपोर्टेड फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। कभी हम करते हैं, ईमानदारी से बताएं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, पूछते हैं नहीं। एक पेशेंट को बेचारे उसको बीपी नहीं था, उसको आपने बीपी का मरीज बना दिया क्योंकि बीपी से चेक ही नहीं किया। नेदर पेशेंट और क्लिनिक शुड बी टॉक ड्यूरिंग द रेस्ट और मेजरमेंट, नो यूज ऑफ द फोन। अब बीपी जब चेक हो रहा था वो सुना डॉक्टर साहब मैं तो वहाँ जाता हूँ, मैं इसकी ये दवाई खाता हूँ, वो मेरा ये हो गया, वो डॉक्टर भी उससे बैठा हुआ बातें कर रहा है। ब्लड प्रेशर चेक करने के दौरान बात नहीं करनी, ठीक है। और 2 से ज्यादा रीडिंग आपने लेनी है एटलीस्ट 1 मिनट अपार्ट, और बीपी मिनट शुड बी डन इन अ टेम्परेचर कंट्रोल रूम। अब वहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है तो उसमें बीपी देख रहे होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर बीपी की डिवाइस से आपने बीपी चेक करना है। आपके हाथ का सर्कमफ्रेंस और बीपी कफ 80% होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत बड़ा कफ ले लिया, छोटा कफ ले लिया, तो हाथ का सर्कमफ्रेंस, बहुत लोग होते हैं इतना बड़ा हाथ होता है, आम का सर्कमफ्रेंस सही नहीं होता, या हाथ ढीला बना हुआ ऊपर बना हुआ है। एक दूसरी चीज कफ बांधना कहाँ पर है, देखो ये जो हिस्सा होता है कहते हैं क्यूबाइडल फोसा, 3 फिंगर्स अबव द क्यूबाइडल फोसा पे आप यहाँ कफ बांधे। हमारे क्या होता है इधर बांध देते हैं, या वो खातून ने इतना मोटा बोका पहना हुआ है उसको ऊपर से बीपी कफ बांध दिया, उसके ऊपर से आप अगर अपनी पल्स भी फील करोगे ना तो आपको पल्स भी नहीं फील होगी, बीपी कैसे पता चलेगा? हाँ भाई अजान, अब आप करेंगे इस तरीके से नहीं करेंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब रश लग जाएगा, वो तो गेट तक पेशेंट बढ़ जाएंगे, हमको इतना पेशेंट आता है। दिस इज द मेथड कि आपने बीपी चेक एटलीस्ट अगर हम हॉस्पिटल सेटअप में 100 नहीं तो 50% पेशेंट को इस तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं, उनको जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, उसको नहीं भी तुम बैठो अभी मैं दोबारा बीपी चेक करा दूं। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं वो फिटनेस के लिए आते हैं, बीपी बढ़ा हुआ होता है, वो फिर डिले हो जाती है, फिर मैं कहता हूँ रुको थोड़ी देर बैठो जाके, फिर मैं दोबारा अपना बीपी चेक करूंगा, दोबारा बीपी अक्सर पेशेंट का नॉर्मल आ जाता है। एक ये प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि जिसका बढ़ा हुआ है उसको आपने दोबारा भेज देना है चेक कराने के लिए। अब अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ आया है तो क्या डायरेक्ट उसको बीपी गोली स्टार्ट कर देंगे? एटलीस्ट उसके रिवर्सिबल फैक्टर देखेंगे कि इसके कोई रिवर्सिबल फैक्टर्स तो नहीं है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, क्रिएटिनिन देखेंगे, लिपिड देखेंगे, ब्लड शुगर देखेंगे, थायराइड, यूरिन देखेंगे, एल्बुमिन देखेंगे और इको ईसीजी करा के देखेंगे। कभी भी कोई पेशेंट है उसके आपने रिवर्सिबल फैक्ट, अगर खून आपका नॉर्मल सोच लो ना, खून अगर गाढ़ा हो रहा है, गाढ़ा कैसे हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ठीक है, क्रिएटिन उसका बढ़ा हुआ है, उसका बीपी चाहे आप 100 दवाएं दे तो नहीं नॉर्मल होगा। मेरे पास, मैं सामने एक जगह क्लिनिक करता हूँ, फ्री क्लिनिक होती है वो, वहाँ बेचारे लोग आते हैं HbA1c 12, HbA1c 11 का, उसका ब्लड, मैं कहता हूँ आपका ब्लड ऐसे हम जलेबियां तल सकते हैं, ठीक है, इतना मीठा ब्लड हुआ है। तो कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कहा आपका बीपी कंट्रोल होगा ही नहीं भाई, इतना आपका खून गाढ़ा हुआ है, बीपी कैसे कंट्रोल होगा, लिपिड प्रोफाइल कहाँ पहुंचा हुआ है पता ही नहीं बेचारों को। तो दिस इज द मेन थिंग कि आप उसका पहले करा के देखें। फिर क्या है, अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का है तो मॉनिटरिंग कैसे करनी है, अगर कोई इन अडल्ट विद सस्पेक्टेड हाइपरटेंशन आउट ऑफ द ऑफिस बीपी मेजरमेंट आइदर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या होम ब्लड प्रेशर रिकमेंडेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस हाइपरटेंशन। In adults who are taking anti-hypertensive medication, home blood pressure monitoring recommended for monitoring the titration of BP lowering medication along with co-interventions such patient education, telehealth, counseling and clinical intervention. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट बीपी का है तो सेना आपने अपनी मॉनिटरिंग खुद करनी है। ये नहीं कि एक रीडिंग आई अस्पताल में चेक की और आपने उसको कहा कि बीपी आपका ज्यादा है। बीपी, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि बीपी की मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले 10 दफा सोचना है, क्योंकि एक दफा स्टार्ट कर दी देन पेशेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। इन अडल्ट यूज ऑफ कफलेस बीपी कोई डिवाइस आती है उसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको छोड़ दो। अब आपके पास कुछ हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ने के कुछ कॉजेज हैं जो कि डाइटरी कॉज हैं और नॉन डाइटरी कॉज हैं। डाइटरी कॉज में क्या है, हाई सोडियम इंटेक, हम बड़ा अच्छा हमने लिया सारा उसको वही नमक छिड़का और खाना शुरू कर दिया। ये जो ऊपर से छिड़कना नमक है ना, सबसे खतरनाक चीज है। ऊपर से छिड़कना, खाने में डला हुआ हो तो आप खाने पक्का हुआ, ऊपर से छिड़कना बहुत नुकसान देता है। लोअर पोटेशियम इंटेक, लोअर कैल्शियम, लोअर डाइटरी क्वालिटी, ठीक है, और अल्कोहल इंटेक। और नॉन डाइटरी फैक्टर में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएंट, ओबेसिटी है, लोअर फिजिकल एक्टिविटी है, स्लीप साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लड़के हम डेली सैर और हम देखते हैं लड़के आते हैं सुबह में बीपी ज्यादा होता है ना, क्या होता है, मैं उससे डायरेक्ट सवाल करता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो जी डॉक्टर साहब, रात भर जागते हैं लड़के, सुबह आते हैं बीपी ज्यादा होता है। वहाँ पर लड़के रोज आना ना डॉक्टर साहब, रोज आना की शिफ्ट में बस एक दो लड़के सैलून बैठते हैं जिनका बीपी ज्यादा है। एग्जाम, हाँ बिल्कुल, एग्जाम की टेंशन में every other person is with metabolic disturbances or PCOS and everything. ठीक है। उसके बाद फिर आपने एयर पॉल्यूशन, जैसे सर ने भी कहा था। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाइट कोट मास हाइपरटेंशन। देखो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होती है कि जो भी पेशेंट आपके पास अस्पताल में आता है उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक्सक्लूड करना बहुत जरूरी। व्हाइट कोट कहते हैं, व्हाइट कोट मतलब डॉक्टर पहनता है। अस्पताल में पेशेंट आता है उसका 10 से 20 सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। अगर वो उससे पूछो कि भाई घर पे ज्यादा आता है, कहेगा नहीं डॉक्टर घर पे नहीं आता, यहाँ के चेक करा दूं तो बढ़ा हुआ, तो उस टेस्ट की वजह से होता है। सर ने कहा ना 5 मिनट को वेट दो या 10 दो, ये दिस व्हाइट कोट, इसकी डेफिनेशन है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये कोई अलग से बात नहीं कर रहा। तो कोई भी पेशेंट आपके पास है, उससे मैं पहले सवाल पूछता हूँ भाई पहले से बीपी बढ़ा रहता है? नहीं डॉक्टर साहब पहले तो बीपी बढ़ा नहीं रहता। अच्छा अभी बढ़ा हुआ है? हाँ बढ़ा हुआ है। अभी ऐसे अस्पताल में आके बढ़ गया, मुझे देख के बढ़ गया, क्या नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, हमारा जो है वो मैं कहता हूँ नहीं, अभी आपने चार्टिंग करनी है। द डेफिनेशन ऑफ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है? बीपी इज हाई इन द ऑफिस सेटिंग, मतलब क्लिनिक के अंदर, एंड नॉर्मल या बढ़ा हुआ आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग, कि आपके पास बढ़ा हुआ आ रहा है और बाहर आप चेक कराएं तो नॉर्मल आ रहा है। इसी का बिल्कुल उल्टा सिनेरियो होता है कि डॉक्टर साहब के पास जब आके बीपी चेक कराते हैं, डॉक्टर साहब हमारे तलीब एकदम बहुत स्मार्ट, एकदम ना को देखते ही बीपी नॉर्मल हो गया, वैसे घर में बीपी जो है ना बढ़ा हुआ आ रहा है, उसको कहते हैं मास हाइपरटेंशन। मास मतलब छुपा हुआ। अस्पताल में आके चेक कराते हैं, बीपी इज हाई आउटसाइड ऑफ द ऑफिस सेटिंग बट नॉर्मल या एलिवेटेड ऑफिस सेटिंग। घर पे चेक करते हैं तो आपका वो आता है नॉर्मल, वो बढ़ा हुआ आता है, और अस्पताल में चेक करते हैं। ये दोनों चीजें एक्सक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में इसके लिए हल के लिए क्या होता है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, कि आपने जो है वो हर जगह बीपी करना है, ऑफिस में भी करना है, घर में भी देखना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम इस चीज को मिस कर दें। ठीक है। अब सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन बहुत सारे हैं, अभी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कि अगर किसी को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, वेट ज्यादा है किसी का, ठीक है, कोई किडनी की डिजीज है, ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रहता है, अगर ये सारे सिनेरियोज आ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे सेकेंडरी कॉज देखेंगे। और सेकेंडरी कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारी बॉडी से किडनी से रिलीज होता है और सोडियम को रिटेन करता है, सोडियम को किडनी से रिटेन करता है। जैसे सोडियम आएगा, सोडियम का दोस्त कौन है, वाटर, वाटर आपके साथ आ जाएगा, वाटर बॉडी में बढ़ेगा, क्या होगा, बीपी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसका स्क्रीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं सोडियम ज्यादा हो, तो आपको उसको भी आपको स्क्रीन करना है।
हाइपरटेंशन पेशेंट को कोई भी अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर कोई पेशेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के साथ आ रहा है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, 3 से अगर 4 भी मेडिसिन ले रहा हो बीपी कंट्रोल नहीं, ये भी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपने रूल आउट करना जरूरी है कि सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। अब कोई पेशेंट आया ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, तो आपने क्या करना है, उसकी लाइफस्टाइल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच देखनी है। सबसे पहले अगर कोई बंदा 200 किलो का है, ठीक है, या 150 किलो का है, उसका 120-80 बीपी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आप उसे ड्रिप भी लगा लेंगे ना ब्लड प्रेशर की, उसका बीपी नहीं होगा। और अगर ऐसे बंदे का बीपी कम कर रहे हैं तो उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो ब्लड को पंप होने के लिए इतना प्रेशर चाहिए कि उसकी पेरिफेरी से भी पहुंचे। ये मेरा नाखून है ना, इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा है तो उसको हार्ट को उस हिसाब से पंप करना पड़ेगा। अगर वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना पंप नहीं करेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। आप उसका बीपी कम करके उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। इसलिए आपने वेट के हिसाब से, मैं तो देख रहा हूँ कि वेट के हिसाब से अगर आप कहते हैं कि 1 kg आपने बीपी कम किया, सिर्फ 1 kg, तो 1 सिस्टोलिक और 1 डायस्टोलिक बीपी कम हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली क्या देखना है, डाइट विद और विदाउट हाइपरटेंशन। अगर कोई बंदा है, आपने उसको देखना है कि हार्ट उसका हेल्दी है, ईटिंग पैटर्न डैश डाइट वो ले रहा है नहीं ले रहा। साथ में आपने सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने पेशेंट को जिसके भी बीपी ज्यादा होता है उनसे पूछना है, हाँ घर में नमक कैसे डलता है। और वो कहते हैं डॉक्टर साहब नमक तो घर में कम डलता है, मेरी जरा आदत है सुबह में ना एग फ्राई खाता हूँ, जरा ऊपर नमक छिड़क के, वो काला नमक देता है हमारे पास, 50 रुपए का तो अंडा मिल जाता है आराम से, क्या टेंशन है ना। उस पर नमक डाल के पराठे के साथ में खाता हूँ सुबह में, और 1 कप चाय का, तो मेरी रूटीन है। भाई आपका बीपी बढ़ा हुआ है क्या, ऊपर से आप नमक छिड़क के और चाहो तो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो प्लीज उसको ये रिवर्सिबल फैक्टर आप बंद कर दें, बीपी की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ओएस कह रहा होगा तो हमें मरवाएगा डॉक्टर, ओएस अभी आएगी बात, तुम टेंशन नहीं लो, कहेगा डॉक्टर तो जा रहा है, बीपी गोली की जरूरत ही नहीं। सही है। सॉल्ट और अपनी बॉडी में आप पोटेशियम का इंटेक ज्यादा रखें, ठीक है, बनाना के अंदर बहुत अच्छा पोटेशियम होता है। उसके बाद आपने बात करनी है कि मॉडरेट डाइट इंटेक ऑफ पोटेशियम 3.5 से 5 ग्राम तक लेना है। और जो अल्कोहल पीते हैं उनके लिए कभी अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस विद और विदाउट हाइपरटेंशन। देखो 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। कितनी? 150 मिनट्स, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कितनी एक्सरसाइज, एक दिन कर ली ज्यादा। मैं तो जो भी आते हैं ना ज्यादातर ओल्ड एज जो, मैं कहता देखो वॉक करने का सबसे तरीका क्या है, अपने घर में वॉक करना। अगर कोई फ्लैट है तो एक कमरे से दूसरे कमरे, मैं यहाँ कोई सॉन्ग लगा लो, कोई गाना लगा लो, कोई नाच लगा लो, एक कमरे से दूसरे कमरे जाओ, दूसरे कमरे से कमरे जाओ, कंटिन्यू वॉक करते रहो। हैंड्स फ्री पहन लो, घर में वॉक कर लो। अब लोगों को वॉक करने का कॉन्सेप्ट क्या है जी, पार्क जाएंगे, कहीं छत पे जाएंगे, कुछ साथ हो, है ना, कोई नॉर्दर्न एरियाज में जाके वॉक करेंगे, है ना। तो लेकिन वो जरूरी नहीं भाई, आप अपने घर में ही वॉक कर सकते हैं। आपको जहां वॉक, अपने फ्लैट में हर वॉक करने के लिए जगह का मसला नहीं है, अपने कमरे में वॉक करना, ठीक है। लेकिन वॉक टाइम के हिसाब से करने की। मैंने लोग कहते हैं घुटनों में दर्द, मैं कहता हूँ देखो 1 मिनट तो चल सकते हो, पकड़ पकड़ के चलो, लेकिन चलो, चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यूज रिस्क थ्रेशोल्ड फॉर इनिशियल बीपी ट्रीटमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्लाइड है। एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 और 90 से ज्यादा आया है। यस, इनिशिएट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन टू लोअर द ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर रिस्क फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर कोई पेशेंट स्टेज 2 को क्रॉस कर गया है तो आपने उसकी डायरेक्ट मेडिकेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। और एक पेशेंट है, वैसी प्रैक्टिस से बता रहा हूँ, ऐसी मेडिकेशन अगर स्टार्ट कर दें जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशन, ज्यादातर ACRBs देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पता होता है किडनी का फंक्शन कैसा है, तो उसमें आप क्या स्टार्ट कर दें, नॉर्वेस, ठीक है, एम्लोडिपिन, ठीक है, 5 mg से स्टार्ट करें, उसके बाद उसको टाइट्रेट करें। अगर किसी का भी इतना बीपी है तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर देनी है। सेकंड में क्या करना है, अगर नहीं है, इतना बीपी नहीं है, मतलब 140/90 से कम आ रहा है, तो डज द पेशेंट हैव एग्जिस्टेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक हुआ है, हार्ट फेलियर है, वही वाली बात तो मैंने किसको ट्रीट करना है। अगर इतना बीपी नहीं है, इससे भी कम है, तो क्या इनमें से कोई चीज है कि उसको पहले किडनी का मसला हो, हार्ट का मसला हो, या उसको पहले को अटैक हुआ हो? अगर है तो फिर उसको अपने एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करनी है। अगर उसका 130 से ज्यादा आ रहा है और 80 से ज्यादा आ रहा है, ये 130 से ज्यादा और 80 से ज्यादा, ये कौन सी स्टेज में आ गया, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। तो अगर किसी को देखो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या है, फाइलेज हो चुका है, दिल का मसला है, हार्ट फेलियर है, अगर इतना का प्रॉब्लम है तो आप स्टेज 1 को ट्रीट करोगे, वरना नहीं करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आ जाओ आगे, डज द पेशेंट हैज डायबिटीज
या गुर्दों का मसला है, सीकेटी है, या पेशेंट हैव अ हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है। अगर इतना बीपी भी नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो क्या इनमें से कोई चीज तो नहीं है कि शुगर हो, किडनी का मसला? अगर है तो आपने ब्लड प्रेशर की दवाई उसको स्टार्ट कर देनी है। अगर 130 से बीपी ज्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ज्यादा है तो स्टार्ट करेंगे, वरना स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर ये सब चीजें भी नहीं है, ठीक है, इतना बीपी भी नहीं है, कोई गुर्दों का मसला भी नहीं है, दिल की तकलीफ भी नहीं है, कोई उसको डायबिटीज भी नहीं, ये सब चीजें नहीं है, फिर भी इनिशिएट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन टू लोअर ब्लड प्रेशर। अगर उसका 130 से ज्यादा बीपी आ रहा है और 80 से ज्यादा आ रहा है, आफ्टर 3 to 6 मंथ ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। पेशेंट आया आपका, उसको कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल है, आपने उसको पहले स्टेप में क्या दिया? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लगा। 3 से 6 मंथ तक आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराएंगे। अगर उसके बावजूद भी वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में जा रहा है तो ट्रीट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। हम किसको देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? हम कहते हैं नहीं भाई ये जाओ दवाई खाना शुरू कर दो। पहले इनिशियल फेज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, पहले इनिशियल फेज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर स्टेज 2 हाइपरटेंशन नहीं है और ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट 30 साल का लड़का आ रहा है, 25 साल की लड़की आ रही है, जो बीपी की गोली खा रही है, धड़कन कंट्रोल की गोली खा रही है, इसकी गोली खा रही है, क्यों खा रही है भाई? ठीक है, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इनिशियल सिलेक्शन फॉर ट्रीटमेंट पैरामीटर। अब आपका इनिशियल सिलेक्शन क्या है? हाँ, एज का कोई, एज का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एज से बीपी, एज का कोई रोल नहीं है। एज इज अ नंबर, ठीक है। एक 80 साल का बंदा अगर फिट एंड फाइन है, उसको कोई, एज इज अ नंबर, ठीक है। लेकिन 130-80 आ रहा है पेशेंट का, लेकिन उसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आप उसे 3 to 6 मंथ तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराइए। अगर तब भी क्रॉस कर रहा है तो आपने सिंगल पिल स्टार्ट कर देनी है एंटी हाइपरटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी। और कौन सी स्टार्ट करनी है? नॉर्वेस। ये अब मुस्कुराहट आई है इसके चेहरे पे, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं कि दीज आर द ऑप्शन कि ACRBs या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायरोइड, हम कोई एक सिंगल थेरेपी एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मोनोथेरेपी में क्या है? स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो अभी हमने बात की, उसमें आपने सिंगल डोज स्टार्ट कर देनी है बीपी की। लेकिन अगर स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, जो हमने सबसे पहले स्टेज 2 हाइपरटेंशन किसको कह रहे हैं? 140 और 90 को अगर बीपी क्रॉस कर रहा है तो उसको आपने डुअल ज्यादा बेहतर है कि उसे कॉम्बिनेशन और फिल्म, उसमें कॉम्बिनेशन फिल्म में क्या आता है? आपने एम्लोडिपिन के साथ वेलसार्टन का कॉम्बिनेशन भी आता है, नॉर्वेस वी के नाम से आती है दवाई, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, और भी नामों से आती है, ठीक है। और अगर स्टेज 3 में एनी स्टेज हाइपरटेंशन डोंट कंबाइन, कभी भी सबसे ज्यादा ये शुरू में जब मैं आया था प्रॉब्लम होती थी, मैं यार पहुंचा डॉक्टर साहब कैप्टोटिन तो दे दिए भाई, क्यों दे दी कैप्टोटिन? क्योंकि आपने उसके लॉन्ग टर्म में एस इनहिबिटर नहीं देनी। एस इनहिबिटर क्या करती है? कफ कराती है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में एस इनहिबिटर नहीं देता, मैं क्या देता हूँ? ARBs देता हूँ। अब मैंने उसे ट्रीटमेंट में क्या देनी? ARBs देनी। क्या एस इनहिबिटर ARB साथ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यहाँ पेशेंट कैप्टोटिन भी खा रहा होता है, वहां से जो है ना दूसरी ब्लड प्रेशर की गोली भी खा रहा होता है, गलत है। नो, शदीद हार्म है एस और ARB साथ में देना। क्लियर है? तो इस वजह से जब आप देखें, हाँ अगर आपने दे दी है ज्यादातर आर्मी पेशेंट को दे, तो फिर आपने कहना है अब तुमने नेक्स्ट डे से ब्लड प्रेशर की गोली स्टार्ट करनी है, उस दिन से स्टार्ट नहीं करनी है। अब एक बंदा है जो कंफर्म हाइपरटेंशन है और उसका रिस्क स्कोर भी ज्यादा आ रहा है और बीपी ज्यादा है, तो उसको आपने बीपी ट्रीट करना ही करना है। और अगर नहीं आ रहा और इतने ज्यादा तो ट्रीट करे ना करे कोई अच्छी प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिस इज द प्रिवेंट स्कोरिंग सिस्टम, ये हार्ट वाले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें परेशान ना, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो ये टेक होम मैसेज देते हैं, ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं ना उनको डायबिटीज होता है, पता है आपका बीपी गोल क्या होगा? 130-80 ज्यादा, तो आपने ट्रीट करना ही करना है। ये हमने जो पहले एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। ये सारी इनमें से कोई भी एक एस इनहिबिटर, आप ये कोई भी एक ड्रग स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो कि नॉर्मली नहीं होता, डायबिटीज का पेशेंट कोई आपके पास आया है, ब्लड प्रेशर के साथ है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो उसको किडनी की डिजीज प्रोग्रेस होने का बताएगा और उसको आपने प्रिवेंट करना है? गुर्दे वाले, शुगर में गुर्दे खराब हो जाते हैं, ठीक है। क्या कैसे? आप 50 से आपके पास शुगर का मरीज आया, बिल्कुल नॉर्मल से शुगर ज्यादा है, आपको शुरू में अगर उसको पता लगा के बता दें आपके गुर्दे खराब होना शुरू हो गए हैं और मैं उसको बचा रहा हूँ, उसके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। कौन सा टेस्ट कराते हैं? वेरी माइक्रो एल्बुमिन यूरिन। कौन सा टेस्ट कराते हैं? माइक्रो एल्बुमिन यूरिन। क्योंकि एल्बुमिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एल्बुमिन इज अ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही वो ग्लोमेरुलर ब्लड में निकलने लगता है, तो क्योंकि किडनी का फंक्शन इनिशियल खराब होता है,
तो पेशाब में प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है। पेशाब में प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता। उसको आप कैसे बचा सकते हैं? उसको आप बचा सकते हैं एस इनहिबिटर की या एआरबीज के जरिए। एस इनहिबिटर एआरबीज के कैसे बचा सकते हैं? अभी मैकेनिज्म हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, ये मेरिन को पढ़ाएंगे बाद में कैसे बचाते हैं, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो आपने क्या बचाना है? उसकी किडनी खराब होने से बचाना है। शुगर वाले में से किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे हो गया, क्रिएटिनिन तक पहुंच गया, फिर वो आपके पास आ रहा है, फिर तो कोई फायदा नहीं ना। आपका पुराना पेशेंट था, मुझे अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे ही पेशेंट है, मुझे 15 साल से फॉलो कर रहे हैं, अभी भी मेरे पेशेंट है ना। तो ऐसा नहीं होता एक दफा दवाई दे दी, लोग आते हैं ना, दवाई दर्द हो रहा है घुटनों में, ये लो स्टेरॉइड लिख के दे देते हैं, वो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही हो गया, 2 महीने बाद वही आकर डॉक्टर को बुरा भला कह रहे होंगे। ऐसा नहीं हो। आप ये सोचें ये मेरा पेशेंट और मेरा बना है, ये आज का नहीं है, ये अगले 20 साल भी हो सकता है मेरा पेशेंट है, उसको वो सोच कर ट्रीटमेंट नहीं। थोड़ी आपने हाई डोज की पेन किलर लिख दी, 10-12 एंटीबायोटिक दे दी, ये दे दी, वो बेचारा रेजिस्टेंट बन जाएगा, बाद में आपको बुरा भला कहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को माइक्रो एल्बुमिन यूरिया हो रहा है तो आपने क्या करना है? उसको एस इनहिबिटर एआरबी देनी ताकि वो एल्बुमिन लॉस होने से रुक जाए। अगर कोई पेशेंट का एल्बुमिन लॉस हो रहा है, कोई ऐसा साइन है जो वो बताएगा, इससे पता चल जाएगा कि उसको जो एल्बुमिन लॉस हो रहा है, बताया मैंने कुछ लोगों को पढ़ाया है, वो कहेगा मुझे पेशाब में झाग आ रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। डॉक्टर साहब ने कम्युनिटी झाग से महसूस होते हैं, इसका मतलब है कि उसका प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसका फॉरन माइक्रोएल्बुमिन यूरिया का टेस्ट कराओ। कुछ पेशेंट मैंने ऐसे ही पकड़े जिन्होंने से मुझे झाग की कंप्लेन की ना, मैंने कहा शुगर टेस्ट करा, शुगर देखी तो 11 का HbA1c आया, ठीक है, फिर उनका माइक्रोएल्बुमिन करा, वो भी पॉजिटिव आया। तो छोटे छोटे क्लू होते हैं, आप उससे भी पेशेंट पकड़ लेते हो। अगर किसी को हार्ट फेलियर है पेशेंट को, तो उसको आपने बीपी ट्रीट करना है, 130 की 80 से कम रखना है ताकि उसके हार्ट पे लोड ना है। और अगर कोई पेशेंट सीकेडी का है, उसको भी आपने बीपी को कंट्रोल कर रखना है और एएसआरबी देनी है अगर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया हो रहा हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे पास कुछ पेशेंट एडमिट होते हैं जिनका आईसी ब्लीड हुआ होता है, दिमाग की नस फट गई ना, आईसी ब्लीड के पेशेंट, उनका बीपी कंट्रोल किस तरह रखना है? आपने कोई भी आईसी ब्लीड, अच्छा इसमें भी 2 डिफरेंशिएशन कि एक स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक की 2 किस्में होती हैं, एक जिसमें दिमाग की नस फट गई हेमरेजिक, दूसरा स्ट्रोक जिसमें दिमाग की नस सिकुड़ गई इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। जिसमें दिमाग की नस फट गई है उसमें आपने एंटीप्लेटिलेट नहीं देनी, जिसमें दिमाग की नस सिकुड़ गई है उसके एंटीप्लेटिलेट देनी है, जिसमें दिमाग की नस फट गई है उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, जिसमें दिमाग की नस सिकुड़ गई है उसमें बीपी कंट्रोल नहीं करना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों स्ट्रोक होते हैं, एक जैसे ट्रीट हो रहे होते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर किसी पेशेंट की दिमाग की नस फट गई है तो उसको आपने बीपी 130-140 से कम रखना है एटलीस्ट फॉर 7 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर उसको टाइट्रेट करते करते आपने ब्लड को नॉर्मल लेकर आना है, लेकिन 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 अगर उसका बीपी 220 तक पहुंच गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसका ब्लड प्रेशर आप 130 से कम नहीं करेंगे, उसका 130 तक ही रखेंगे। अगर किसी को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है तो उसका बीपी कितना रखना है अगर हमें टीपीए देना है तो? वेरी 185, ठीक है। अगर कोई इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है और उसको आपने टीपीए दें, इस अस्पताल में मैंने तो आज तक नहीं किसी को टीपीए मिला, ठीक है। जिस दिन मुझे न्यूरो का एडमिशन मिल गया ना, उस दिन मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरिन के हाथ में, ठीक है। तो अगर आपने टीपीए देना है मतलब थ्रोम्बोलाइटिक देनी है, उस क्लॉट को ब्रेक डाउन करना है, तो आप बीपी कम करके लेके आएंगे 185 तक और फिर आप उसे थ्रोम्बोलाइटिस देंगे। वरना अगर उसका बीपी 220 को क्रॉस कर रहा है तो बीपी थोड़ा सा कम करेंगे, वरना कम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब अगर मैडम का टॉपिक आ गया, ठीक है। अब हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी का पेशेंट है, ठीक है, प्लानिंग को एक औरत है जो कि ब्लड प्रेशर की मरीज है, वो प्लान कर रही है कि मुझे प्रेगनेंसी करनी है। अब आपने उसको कैसे ट्रीट करना? उसको आप ना एस इनहिबिटर दे सकते हो, ना एआरबी दे सकते हो, ना बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। तो उसके लिए सेम मेडिसिन कौन सी? नैविलिन देते हैं या आप उसको आप लेपेटालॉल देते हैं, ठीक है। उसको काउंसिल करेंगे कि अगर आप लो डोज एस्पिरिन लेना चाहो तो भी ले सकते हो। और कौन सी दवाई नहीं देनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शादीशुदा लड़कियां होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई लेती है, तो उनको आप वैसे ही काउंस कर देंगे। आपको होता है ना 2-3 महीने गुजर गए तब पता चल रहा है प्रेगनेंसी का। और बच्ची जो थी वो बेचारी एस इनहिबिटर खा रही थी, इसकी वजह से क्या होगा? अगर कोई लड़की एस इनहिबिटर खा रही है और प्रेग्नेंट हो जाती, क्या होगा? पॉटर सीक्वेंस, ठीक है। ये बीमारी होती है कि बच्चे की किडनी बनेगी ही नहीं, बच्चे किडनी बनेगी ही नहीं। बच्चे किडनी नहीं बनेगी तो ओलिगोहाइड्रोमिनियास हो जाएगा। ओलिगोहाइड्रोमिनियास क्या होता है? प्लेसेंटा में फ्लूइड ही नहीं आएगा, बच्चे की नाक सब चीज चिपकी भी पैदा होंगी और किडनी बेचारे की होंगी। तो कितनी खतरनाक बात है ना। एक लड़की ब्लड की दवाई खा रही थी, आपने उसको गाइड ही नहीं किया, वो खाती रही, पहला महीने में बनती सारी चीजें, उसका वो गुजर गया और बेचारे के बच्चे में एब्नॉर्मलिटीज आ गई। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The aspirin recommendation now is from our gynae side is 150 mg. You reduce it to 60 or 80
टॉलरेट ना कर पाए, अदरवाइज 150 डोज 150 mg एट बेड टाइम, स्पेसिफिकली एट बेड टाइम फॉर ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और जैसे डायबिटिक पेशेंट जो एक क्लासिफिकेशन है हाई रिस्क, वो कौन सी गाइडलाइन में आई है? आरसीओजी वो गाइडलाइन, कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अरे ये जो हम फॉलो करते हैं ना, हम कार्डियो वाले जो फॉलो करते हैं एएचए की गाइडलाइन फॉलो करते हैं और ये 2025 की है, मेरे ख्याल यही लेटेस्ट है। तो हो सकता है आपने जो गाइडलाइन बताई है उसमें ऐड हो जाए तो हमें पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर द एडिशन। ठीक है, और एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है ऑलरेडी और आपके पास आई है, उसका बीपी 160 और 110 से ज्यादा है, तो फौरन उसका बीपी हम कम करके 160 110 से कम करेंगे विद इन द 30 to 60 मिनट। क्यों अगर वो प्रीक्लेम्सिया इक्लेम्सिया की तरफ ना चली जाए। और उसका बीपी टारगेट कितना रखना है हमने कि 140-90 से बीपी कंट्रोल करके रखना है, कम रखना है। सही है। मैनेजमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन डेफिनेशन क्या है कि 1% ज्यादा लोग आ रहे हैं डॉक्टर साहब तो 2 दवाइयां खा रहे हैं, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे भाई ये दवाई खाता भी है नहीं खाता, पहला। दूसरा, इसका कोई रिवर्सिबल फैक्टर तो नहीं है जो आपने मिस किया हुआ हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसकी वजह से इसका बीपी बढ़ रहा हो, उसके ऊपर काम करने। तो सबसे कोई भी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मरीज आता है जो 2 से 3 दवाइयां भी खा रहा है तभी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करेंगे उसको, सूडो रेजिस्टेंस तो नहीं है उसको, फिर उसका वर्कअप करा के देखेंगे कि उसको अल्डोस्टेरोन हाइपोथिसिज्म नहीं है, सारा उसका वर्कअप कराने की जरूरत है। ठीक है। अब एक है हाइपरटेंशन इमरजेंसीज ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो मैं देखता हूँ कि हाइपरटेंशन इमरजेंसी का पेशेंट या एजेंसी का पेशेंट होता है वो अलग ट्रीट हो रहा होता है। अगर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन इमरजेंसी है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी का मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, तो सबसे पहले क्या चीज रूल आउट करेंगे, एओर्टिक डायसेक्शन। देखो ये इजीली मिस हो जाता है, बीपी ज्यादा है, पेशेंट सांस फूलने के साथ आया है, नॉर्मल इसको हाइपरटेंशन करके एडमिट कर देते नहीं, सबसे पहले देखना है कि एओर्टिक डायसेक्शन तो नहीं है। इसी अस्पताल में हम 2-3 केसेस हमने एओर्टिक डायसेक्शन के पकड़े, ठीक है। और अगर एओर्टिक डायसेक्शन नहीं है तो फिर उसका आपने देखना है कि ब्लड प्रेशर 25% तक कम करना है, ज्यादा कम एकदम से नहीं करना। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, अर्जेंसी है, तो आपने उसको आईवी, हमारे यहाँ दवाइयां लगाना शुरू कर देते हैं, अभी आइसोकिट की इन्फ्यूजन भी ले लो, लेपिटॉल इन्फ्यूजन। नहीं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को ना एडमिट करने की जरूरत है, ओरल मेडिकेशन को रखेंगे, रेगुलेशन करेंगे, ट्रीटमेंट डिपेंडेंट देखेंगे, अवॉइड पेरेंटल बीपी लोअरिंग थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीवियर हाइपरटेंशन में हम देख रहे होते हैं नॉर्मली के बीपी ज्यादा है, ड्रिप चल रही है, नो, क्लास 3 कहा है उसने कि इमरजेंसी पेशेंट को, अर्जेंसी पेशेंट को आपने ड्रिप नहीं लगानी, ठीक है, और उसको फॉलो अप करना है ओरल मेडिकेशन देके। और ये बस आखिरी डायग्राम स्लाइड है कि अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर के लिए पेशेंट जा रहा है तो आपने देखना है कि यार उसको क्या मेडिसिन चल रही है, अभी देनी है नहीं देनी। अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जा रहा है, हमारे पास कार्डियो फिटनेस के लिए आते हैं ना, अगर कोई बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो उसका ना कंटिन्यू लेनी है। ऐसा नहीं कि अभी पेशेंट आया है और आपने उसको क्या किया, हमने बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करा दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर सर्जरी से पहले स्टार्ट नहीं कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एस इनहिबिटर अगर आरबी चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। चलो, अब यहाँ पे बात ये कि मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं सब एक टेक होम मैसेज दें कि हमने आज क्या सीखा, ठीक है। मेन हमारा आज की बात करने का मकसद क्या था, को एनीवन? वेरी गुड। पहली चीज जो सबसे अच्छी सीखी हमने कि बीपी मॉनिटर करने का प्रॉपर मेथड, के बीपी मॉनिटर किस तरह करना है, और लेटेस्ट टारगेट्स ऑफ द हाइपरटेंशन, वेरी गुड। और कोई इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? यस, लाइफ स्टाइल, वेरी गुड। और आखिरी कोई एक और भी बता दे, 5 ऐसी कोई ले लेते ना मैसेज।